हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 1 फरवरी और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। इसके साथ ही एक्सरसाइज समुद्र शक्ति के बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में टंगस्टन रिजर्व को लेके एक रिपोर्ट आई है, इसलिए हम देखेंगे कि भारत में टंगस्टन रिजर्व में कौन कौन से राज्य अग्रणी है, साथ ही विश्व में ये कहाँ पर पाया जाता है। देन हम देखेंगे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में। टाइडल फ्लडिंग ये काफी चर्चा में है क्योंकि इससे जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। साथ ही हम देखेंगे एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are not correct in respect of the आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर आधार आधारित जो भुगतान प्रणाली है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही नहीं है, मतलब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इज टू एनेबल कार्ड बेस्ड पेमेंट्स। And second, Unique Identification Authority of India manages the Aadhaar-based payment system. And third, ABPS primarily rely on PIN-based authentication for authentication. यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है। आपको बताना है इस भुगतान प्रणाली से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। The primary objective of ABPS is to enable cashless transactions through Aadhaar authentication, not card-based payments. And it facilitates payments and withdrawals using Aadhaar numbers linked to bank accounts, eliminating the need for cards or PINs. ABPS is managed by the NPCI, not UIDAI. UDI is responsible for Aadhaar enrollment and authentication infrastructure, while NPCI oversees payment systems like ABPS. ABPS relies on authentication biometric or Aadhaar-based OTP, not PIN-based authentication. And this makes it more accessible, especially for those without technical literacy smartphones. आप ध्यान रखेंगे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये इम्प्रूव करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी को और प्रमोट करेगा डिजिटल पेमेंट्स को। इसके साथ ही ये हेल्प करेगा टू इंश्योर दैट पेमेंट्स आर मेड क्विकली एंड एक्यूरेटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Exercise Samudra Shakti is a bilateral naval exercise between which of these countries? यहाँ पर अभ्यास समुद्र शक्ति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि ये किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड मलेशिया या फिर इंडिया एंड सिंगापुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति जो है ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया established in 2018 under India's Act East policy. And it aims to enhance interoperability, mutual cooperation, and maritime security between the two navies. इसको दो फेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। द हार्बर फेज will comprise
cross deck visits, professional interactions, subject matter, expert exchanges, and sports fixtures. And during the sea phase, weapon firing, helicopter operations, anti submarine warfare, and air defense exercises and boarding operations are planned. तो आप ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति का संबंध है इंडिया और इंडोनेशिया से। इसके साथ ही इंडिया और जो इंडोनेशिया की मिलिट्री है या आर्मी है उसके मध्य जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है गरुण शक्ति। आप ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज गरुड़ ये संबंध रखती है इंडिया और फ्रांस के मध्य जो कि एक एयर एक्सरसाइज है, लेकिन गरुड़ शक्ति ये इंडिया और इंडोनेशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following Indian state has the largest known tungsten reserve? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा ज्ञात टंगस्टन भंडार है? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, कर्नाटका, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो भारत में टंगस्टन का सबसे बड़ा रिजर्व है कर्नाटका में। आप देख सकते हैं Karnataka holds the largest share of tungsten-bearing mineral resource in India, accounting for approximately 42% of the total resources, followed by Rajasthan, Andhra Pradesh, and Maharashtra. So, wolframite is primary ore of the tungsten that is mined in India, and tungsten has the highest melting point of any metal, making it ideal for high temperature applications. विश्व स्तर पे देखें तो एज ऑफ जनवरी 2025 द वर्ल्ड्स टंगस्टन रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड एट 32 lakh tons and the majority of these reserves are located in China, Canada, Russia, Vietnam and Bolivia. सो टंगस्टन की बात करें तो ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से और उसका एटॉमिक नंबर होता है 74। सो टंगस्टन को क्लासिफाई किया जाता है एज अ ट्रांजिशन मेटल और ये सॉलिड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर। ये एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है एंड इट अकर्स इन रॉक्स एंड मिनरल्स कंबाइंड विद द अदर केमिकल्स बट नेवर एज अ प्योर मेटल। आप जानते हैं कि टंगस्टन का बहुत सारी चीजों में यूज होता है जैसे कि लाइट बल्ब्स हुए, हीटिंग एलिमेंट्स हैं या फिर अलॉयज हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि टंगस्टन को क्लासिफाई किया गया है एज अ क्रिटिकल मिनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्रिटिकल मिनरल्स किसे कहते हैं? सो दीज आर द मिनरल्स when the risk of supply shortage and associated impact on the economy is higher than the other raw minerals. तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ क्रिटिकल मिनरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding air independent propulsion system. तो यहाँ पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द AIP सिस्टम ऑल्सो नोन एज बायोएथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूजेस बायोएथेनॉल टू जनरेट ऑक्सीजन एंड सस्टेन क्रू लाइफ अंडर वाटर। And second, submarines equipped with AIP systems can remain underwater for up to 21 days and are even quieter than nuclear submarines. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
आप देख सकते हैं एआईपी सिस्टम को आपने देखा कि उसको बेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बायो एथेनॉल स्टेल्थ, एंड इट इज द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर कन्वेंशनल सबमरीन्स using bioethanol to generate oxygen, which sustains the crew and ensures fuel combustion. BEST can provide submarines with up to 21 days of underwater endurance. Though nuclear submarines have higher underwater endurance, AIP submarines cause less noise, reducing chance of detection. इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट स्टेटस की बात करें तो AIP system has been successfully tested on the INS Kalvari, and the remaining 5 Kalvari class submarines are expected to be fitted with the AIP system. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about the tidal flooding. यहाँ पर ज्वारीय बाढ़ से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, tidal flooding occurs when exceptionally high tides inundate normally dry coastal areas. And second, it is exclusively caused by rising sea levels due to climate change. And third, factors like storm surges and land subsidence can exacerbate tidal flooding. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है टाइडल फ्लडिंग से संबंधित यहां पर कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, while rising sea level due to climate change increase the risk and severity of tidal flooding, they are not the sole cause. So tidal flooding is a natural phenomena related to the lunar cycle and can occur even without sea level rise. अभी हाल ही में ये काफी चर्चा में रहा because tidal flooding has become frequent in Ernakulam district lately. केरला जो राज्य है ये टाइडल फ्लडिंग से काफी प्रभावित है। With the invading water staying on longer, more areas are getting affected. And tidal flooding refers to the temporary inundation of low-lying coastal areas during high tide events such as full and new moons. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Asian Waterbird Census 2025 is conducted by which organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 किस संगठन के द्वारा आयोजित की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं सोसाइटी फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, थर्ड अरण्य इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रीन पीस इंडिया। आपको बताना है एशियाई वाटरबर्ड सेंसस 2025 किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको किया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। आप देख सकते हैं द एशियन वाटरबर्ड सेंसस 2025 recorded 39,725 birds from 106 species in Koringa Wildlife Sanctuary and nearby wetlands. ये जो सेंसस है ये एक सिटीजन साइंस प्रोग्राम है सपोर्टिंग वेटलैंड एंड वाटर बर्ड कंजर्वेशन ग्लोबली। Conducted annually, it is the part of the International Waterbird Census and began in 1987 in the Indian subcontinent. In India, it is conducted in early January by the Bombay Natural History Society and Wildlife Institute of India. आपने देखा कि इसको शुरू किया गया है 1987 से।
and this census covers the entire East Asian Australian flyway and a large part of the Central Asian flyway. BNHS is an NGO engaged on biodiversity research and is a BirdLife international partner in India. सो BNHS की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जो कि इंगेज है कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।